मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ कि भले ही यह लोग तृप्ति को ना जानते हों, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। तृप्ति अभी उतनी फेमस नहीं हुई थी, लेकिन सिल्वी के ऐसा कहने पर कई लोगों ने तृप्ति का नाम गूगल किया। तृप्ति एक नई उभरती हुई सिंगर थी जो अपनी अनूठी आवाज के कारण अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ करती थी। सुदीप जानता था कि ध्रुव जैसे किसी शख्स को हराने के लिए उसके सबसे पसंदीदा शख्स को निशाना बनाना होगा, इसलिए तृप्ति निशाने पर आ गई थी। ध्रुव की चुप्पी देखकर सिल्वी ने अपना फोन निकालते हुए कहा, अगर तुम इसे अपने मुंह से नहीं कबूलोगे तो हम तृप्ति से भी पूछ सकते हैं। उसने फोन पर तृप्ति का नंबर डायल किया, तभी शगुन आ गई। उसने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? वो गुस्से में थी। उसने सिल्वी के हाथ से फोन लेने की कोशिश करते हुए कहा, माँ तुम प्लीज ये तमाशा बंद कर सकती हो? सिल्वी ने शगुन का हाथ झटकते हुए कहा, तुम किस बात से डरी हुई हो? आज मैं तुम्हें इस आदमी का असली रंग दिखाऊंगी। सिल्वी का ये तेवर देखकर शगुन घबरा गई थी। वो ध्रुव के बारे में कोई जानकारी इस तरह से पब्लिक के सामने लाना नहीं चाहती थी। उसने अपने आप से पूछा, क्या ध्रुव को तृप्ति पसंद है? मैंने खुद ही तो उसे चुना है। पर सिल्वी को समझाना नामुमकिन था, ऊपर से वो गुस्से में थी। इसी समय तृप्ति का कॉल कनेक्ट हुआ। तृप्ति अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। जब उसे कॉल आया तो वो प्रैक्टिस रूम से बाहर आकर फोन पर बोली, हेलो। सिल्वी ने स्पीकर ऑन कर रखा था और उम्मीद थी कि तृप्ति कुछ कहेगी जिससे ध्रुव बर्बाद हो जाएगा। ध्रुव के साथ आपका क्या रिश्ता है? सिल्वी की बात सुनते ही तृप्ति ने कहा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और कॉल कट कर दी। साथ ही उसने तुरंत ही सिल्वी का नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। फोन रखने के बाद वो थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। तृप्ति इन दिनों ध्रुव से नाराज थी, लेकिन उसे ध्रुव के साथ कुछ भी गलत होने का आभास होता तो वो ध्रुव के पक्ष में खड़ी हो जाती। फोन रखने के बाद उसने निहाल को कॉल कर पूरी कहानी जानने की कोशिश की और सारी बातें जानने के बाद तृप्ति ने पूछा, क्या मैं अभी आइलैंड नहीं जा सकती? जवाब में निहाल ने कहा, ये जरूरी नहीं है, तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं ध्रुव और यहाँ सबका ख्याल रखूंगा। फोन रखने के बाद भी तृप्ति को बेचैनी महसूस हो रही थी, मगर सिल्वी भी हैरान रह गई। उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। आयरलैंड में सिल्वी ने उसके बाद कई बार तृप्ति को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तृप्ति का फोन नहीं लगा। सिल्वी ने अपने पैर पटकते हुए गुस्से में कहा, वो डेफिनेटली गिल्टी फील कर रही होगी। जब विराट ने देखा कि सिल्वी के पास कोई सबूत नहीं है और उसने ध्रुव को भी फंसाया है तो उसका गुस्सा बढ़ गया। अब विराट सिल्वी के लिए पोलाइट नहीं रह सकता था। उसने तुरंत कहा, सिक्योरिटी, इन्हें ले जाओ। उसके बाद कई सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़े और सिल्वी को खींचकर बाहर ले गए। सिल्वी गुस्से में थी, हालांकि अब उसकी किसी ने कुछ नहीं सुनी और उसे घसीटकर दूर ले गए। ऐसा लगा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से नॉर्मल हो गई थी। कई पत्रकारों ने इस मामले को रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनकी नजर में ध्रुव जतिन चौधरी के साथ था, पर चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी। सुदीप को पहले से ही पता था कि सिल्वी कोई बड़ा असर नहीं डाल पाएगी। सिल्वी के चले जाने के बाद सुदीप अग्रवाल ध्रुव की ओर देखता हुआ जतिन चौधरी के पास गया और अपने पैर क्रॉस करके जतिन चौधरी के बगल में बैठते हुए बोला, हे जतिन, हाउ आर यू? अभी तक इस सीट पर ध्रुव बैठा हुआ था। जतिन जानता था कि सुदीप बहुत रूड और ट्रबल मेकर टाइप का इंसान था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। आयरलैंड में सुदीप की खास रेपुटेशन थी। जतिन ने सुदीप से पूछा, सुदीप, क्या बात है? ये सुनते ही सुदीप ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? जतिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जतिन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो बहुत दुखी था। सुदीप ने जानबूझकर ऐसा किया था। जतिन जानता था कि सुदीप जानबूझकर सबके सामने उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। वो केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके सामने ध्रुव कुछ भी नहीं था। सुदीप ने बोलने के बाद अपने हाथ फैलाते हुए कहा, ये तो अच्छा है। सुदीप ने आराम से बैठते हुए कहा। वो दिखाना चाह रहा था कि वो अभी जाने के मूड में नहीं था। जतिन चौधरी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, लेकिन वो सुदीप को जाने के लिए नहीं कह सकता था। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद सुदीप खड़ा हो गया और आराम से टहलता हुआ गवर्नमेंट सेंटर के दरवाजे की ओर चल दिया। जब वो गेट पर पहुंचने वाला था कि तभी उसकी नजर शगुन पर पड़ी। शगुन को देखते ही सुदीप की समझ में आ गया कि प्रतीक कपूर शगुन का इतना बड़ा दीवाना क्यों बन गया था। उसे लगा कि शगुन बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। वहीं अब ध्रुव भी वापस कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया था। ध्रुव जतिन चौधरी के पास गया तो देखा जतिन चौधरी के हाथ कांप रहे थे। ये देखकर ध्रुव ने जतिन चौधरी से क्यूरियोसिटी में पूछा, क्या ये सुदीप सच में इतना पावरफुल है? जतिन चौधरी ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर गिल, सुदीप अग्रवाल फैमिली का मेंबर है। अग्रवाल फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग और शिप बिल्डिंग फैमिली है और आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। वो पुराने जमाने से ही इस बिजनेस में है और एक समय दुनिया की सबसे अमीर फैमिली हुआ करती थी। पुराने जमाने से स्टीम इंजन के जमाने तक इस बिजनेस में उनका दबदबा था। अभी भी वो कई और बिजनेसेस में हैं, उनको कम करके नहीं आंका जा सकता। ओह, ध्रुव ने शांति से कहा। जतिन चौधरी को ये तो पता नहीं था कि ध्रुव को कैसे मनाया जाए, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि ध्रुव का सुदीप से कोई मुकाबला नहीं था। हाँ, गिल फैमिली भी आ जाए तो अग्रवाल फैमिली उन्हें इज्जत देने के लिए खुद झुक सकती है।
तपन से निपटने के लिए ध्रुव को कई तरह के हथकंडे और ढेर सारी प्लानिंग की जरूरत थी। उधर इसी समय सुदीप ने प्रतीक कपूर को फोन कर कहा, मैं तुम्हें कपूर फैमिली के फेलियर और तुम्हारे पापा की मृत्यु के इल्जाम से आजाद कर दूं। लेकिन बेदी फैमिली की जिस लड़की पर तुम्हारी नजर थी, मेरी भी नजर उस पर आ गई है। ऐसा कहते हुए सुदीप ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का पोस्टर हाथ में पकड़ते हुए अपने होंठ चाटते हुए कहा, वो उस कॉन्फ्रेंस की ब्रांड एम्बेसडर है जिसे मैं ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। प्रतीक में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। सुदीप शगुन के पास पहुंचकर उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने ही वाला था कि तभी शगुन मुड़ी। उसने देखा कि एक आदमी उसकी ओर आ रहा था और उस आदमी का हाथ उसे छूने जा रहा था। शगुन ने बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ झटक दिया। इस बेइज्जती के बाद भी सुदीप के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे शगुन में और ज्यादा दिलचस्पी हो गई है। नॉट बैड। शगुन के बदन को घूरते हुए सुदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। शगुन की बॉडी इतनी परफेक्ट थी कि कहीं कोई खामी नजर ही नहीं आ रही थी। जाहिर तौर पर शगुन सुदीप को नहीं जानती थी। उसने बस भौहें सिकोड़ ली और गुस्से से पूछा, What did you say? सुदीप ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, नथिंग ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत सुना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की ब्रांड एम्बेसडर सच में काफी खूबसूरत है। शगुन ने सुदीप को नजरअंदाज कर नजरें फेर ली। हालांकि सुदीप ने दूर जाते हुए कहा, डोंट वरी, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, बहुत जल्द, यू नो। इसके बाद उसने ध्रुव को एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में एक फोटो थी जिसे किसी ने शगुन की पीठ की तरफ से लिया था। हालांकि शगुन के पूरे शरीर की तस्वीर नहीं थी, केवल उसके निचले हिस्से को दिखाया गया था। ध्रुव एक नजर में बता सकता था कि ये शगुन थी। उस पल ध्रुव अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया। उसने सुदीप के पास जाकर पूछा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सुदीप जोर से हंसते हुए बोला, कुछ खास नहीं, मैं तो बस तारीफ कर रहा हूँ। इतना कहकर सुदीप बाहर जाकर अपनी कार में बैठ गया। सुदीप को किसी ने कहीं मैसेज कर बुलाया था। उसे जाते देखकर लग रहा था जैसे वो किसी जल्दी में हो। इसी समय निहाल की कार भी गेट पर आकर रुकी। निहाल आज की बात से बहुत परेशान था। आज पहली बार ध्रुव का सामना अग्रवाल जैसी बड़ी फैमिली से हुआ था। इसके लिए निहाल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुदीप ने कार में बैठने के बाद अपना सिगार जलाया। अब वो कोई रणनीति बना रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी तेजी थी और वो निहाल को देख रहा था, फिर एंट्रेंस गेट को देख रहा था। फिर सुदीप ने कहा, टेक एक्शन नाउ। पर सर, ध्रुव अभी तक बाहर नहीं आया है। सुदीप के बगल में एक लड़की ने कैटवुमन की ड्रेस पहनी थी। उसने सुदीप से कहा। वो सुदीप की असिस्टेंट थी और देखने में ही किला लग रही थी। सुदीप ने सिगार का एक लंबा कश खींचकर कहा, तुम्हें ध्रुव के लिए किसने कहा? उस आदमी को मार डालो जो सामने खड़ा है। जैसे ही लड़की ने उस शख्स को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लड़की को ऐसे देखकर सुदीप ने पूछा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जिस पर उस लड़की ने हकलाते हुए कहा, पर सर, वो तो निहाल सर हैं। सुदीप ने लड़की की ठुड्डी उठाई और कहा, कितने अफसोस की बात है, वो तुम्हारे गुरु है ना? मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इतना काबिल इंसान इतने बेवकूफ की मदद कर रहा है। सच कहूँ तो अगर वो अग्रवाल फैमिली के पास होता तो शायद आज वो बच जाता। साफ था कि वो निहाल को छोड़ने वालों में से नहीं था। जिस पर असिस्टेंट ने अजीब ढंग से उससे पूछा, लेकिन हमारा लक्ष्य तो ध्रुव था ना? लड़की के सवाल पर सुदीप की आंखों में सख्ती आ गई। वो बोला, हाँ, पर अभी अभी मैंने अपना मन बदल लिया है। ध्रुव इसलिए कामयाब है क्योंकि उसके पास निहाल है। मुझे पता है कि तुम्हारा गुरु निहाल मोरालिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। निहाल के कारण ही गिल फैमिली ने ये मुकाम हासिल किया है। हम पहले निहाल को खत्म करेंगे। इतना कहकर सुदीप ने लड़की के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुम्हारी वफादारी का एग्जाम है। अपनी बात खत्म कर सुदीप ने फिर से सिगार मुंह में डाल लिया। सुदीप की बात सुनकर उस असिस्टेंट ने थोड़ा कांपते हुए कहा, ओह, ऐसी बात है। ओके। भले उस लड़की ने सुदीप को हाँ कह दी हो, पर वो अपने गुरु निहाल पर गोली चलाना नहीं चाहती थी। वो काफी नर्वस लग रही थी। उसने उसकी पैंट को कसकर पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तो ठीक है सर। इतना कहने के बाद उसने एक नंबर डायल किया। फोन कॉल के बाद 5 सेकंड से भी कम समय में जब निहाल सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तभी उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। एक सिक्योरिटी गार्ड गेट पर निहाल का इंतजार कर रहा था। जब उसने निहाल को ऊपर आते देखा तो अपना सिर उठाया। गार्ड के हाथ में एक मेटल डिटेक्टर था। निहाल जानता था कि गार्ड पहले निहाल की तलाशी लेगा, फिर आइडेंटिटी चेक करेगा, इसलिए निहाल ने पहले अपने हाथ ऊपर कर दिए। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। सामने वाले गार्ड ने निहाल पर 3 गोलियां चला दी और निहाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। गोली की आवाज सुनते ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई। आवाज सुनकर ध्रुव के शरीर में भी सिहरन दौड़ उठी, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। निहाल! इतना कहते ही ध्रुव तुरंत बाहर की तरफ भागा। निहाल जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, न ही जिंदगी के कोई लक्षण दिख रहे थे। ध्रुव अपनी सबसे तेज आवाज में चीखा, निहाल! ध्रुव के लिए निहाल जिंदगी से बढ़कर था।
विराट और जतिन चौधरी भी डर से कांप रहे थे। विराट ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मिस्टर गिल, ये कपूर फैमिली का काम होगा। मैं बहुत लापरवाह था और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इतना कहकर विराट ने निहाल की तरफ झुकते हुए कहा, चलो देर मत करो, पहले इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। निहाल की छाती से खून बह रहा था, खून का रंग काला पड़ गया था। तभी समझदार लोगों को एहसास हो गया था गोली में जहर था। ये एक प्लान्ड मर्डर था। ध्रुव जानता था कि निहाल की हत्या केवल उसे कमजोर करने के लिए की गई थी। बाद में ध्रुव को भी ऐसे ही मार दिया जाएगा। तभी निहाल के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। वो ध्रुव से कुछ कह रहा था। ध्रुव ने अपना सिर नीचे किया और निहाल के सामने झुक गया और उसने जल्दी से पूछा, निहाल, मैं यही हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? निहाल धीरे से ध्रुव के कान में बोला, बी केयरफुल। इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। ध्रुव की खोपड़ी में झंझनाहट हो रही थी। वो दिल दहला देने वाली चीख से चिल्लाया। वो सुन ही नहीं पाया था कि निहाल ने बी केयरफुल से पहले क्या कहा था। जल्द ही एम्बुलेंस भी आ गई। ध्रुव ने निहाल को उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। निहाल के घाव देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये किसने किया? ये जहर बहुत तेज लग रहा है। अगर गोली ने वाइटल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाया होगा तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। ध्रुव इस समय सन्न था। उसे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। वो एम्बुलेंस में निहाल का हाथ पकड़कर बैठ गया। उसकी आंख में आंसू थे और मन में बेतहाशा गुस्सा। शगुन ने ध्रुव को एम्बुलेंस से बाहर निकाल लिया। वो नहीं चाहती थी कि ध्रुव डॉक्टरों के साथ एम्बुलेंस में जाए। ध्रुव डॉक्टरों के काम को डिस्टर्ब कर सकता था। थोड़ी देर बाद जसविंदर भी आ गया। जब उसने निहाल की चोट देखी तो गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, वो मुझसे मिलने आया था और उसका ये हाल हो गया। ध्रुव निहाल को लेकर बहुत परेशान था। जसविंदर का भी यही हाल था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो जो भी है बच नहीं पाएगा, उसे बहुत बुरी मौत मिलेगी। जो भी निहाल को जानता था वो निहाल को पसंद करता था। उसके स्वभाव में ही अपनापन था। निहाल एक सच्चा शिक्षक था। वो हर चीज के बारे में जानता था। ध्रुव वास्तव में निहाल के कारण ही कामयाब हो पाया था। लेकिन जैसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची, ध्रुव का फोन बज उठा। ध्रुव ने एक नजर डाली तो ये आयरलैंड का नंबर था। ध्रुव को लगा कि कॉल करने वाले का इरादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने फोन का जवाब दिया। फोन कनेक्ट होते ही सुदीप की आवाज आई। मिस्टर गिल, क्या आप अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं? सुदीप ने जानबूझकर पूछा था। ध्रुव ने जवाब में कहा, नहीं। सुदीप ने तुरंत चौंकते हुए कहा, देखिए, आप थोड़ा केयरफुल रहिए। मेरी असिस्टेंट ने मुझे बताया है कि उसने कन्वेंशन सेंटर के बाहर किसी सस्पिशियस शख्स को देखा है। सुदीप बोलते वक्त जानबूझकर ध्रुव को जताना चाहता था कि उसे हंसी आ रही है, पर वो हंसा नहीं। उसने जानबूझकर ध्रुव को जताया कि वो अपनी हंसी रोक रहा है। वो ध्रुव को गुस्से में देखना चाहता था। ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे उस सस्पिशियस शख्स के बारे में पता है। सुदीप जोर से हंसते हुए बोला, ओके देन, ये अच्छी बात है कि आप जानते हैं। कभी फ्री हो तो खाने पर आइएगा। सुदीप की हंसी सुनने के बाद भी ध्रुव ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है, अगर आपके पास शांति से खाने का चांस है तो जरूर आऊंगा। जैसे ही सुदीप ने ये सुना, उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, मिस्टर गिल, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये मेरी ओर से बस एक तरह का रिमाइंडर है। वैसे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी कब है? पूरी अग्रवाल फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए वहाँ रहेगी। ध्रुव ने फोन रखने के बाद जसविंदर को एक नोट दिया जिस पर कई लोगों के नाम थे। ध्रुव ने जसविंदर से कहा, हमें इन लोगों को काम पर लगाना होगा। इन सभी लोगों को 3 दिनों के भीतर आयरलैंड लेकर आओ। जसविंदर ने जब ध्रुव की लिस्ट देखी तो वो हैरान था। फिर उसने कागज पर लिखे नामों को ध्यान से देखा और पाया कि उनमें से कोई भी आयरलैंड का नहीं था। जसविंदर उस लिस्ट के ज्यादातर लोगों को जानता था। इन नामों को सुनकर जसविंदर जैसा इंसान भी एक बार सोच में पड़ गया। उसने अपने चेहरे पर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ ध्रुव को देखकर पूछा, बॉस, तुमको ये नाम कैसे मिले? जवाब में ध्रुव ने बॉस वाले अंदाज में जवाब दिया, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। ये लोग 3 दिन में यहाँ होने चाहिए। ध्रुव ने सीधे उससे कहा। जसविंदर अपनी जगह पर जम गया। वो काफी हिम्मती इंसान था, लेकिन इस समय हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसने बेबसी से मुंह बनाकर कहा, बॉस, मैं इन लोगों को अपने दम पर कैसे इनवाइट कर सकता हूँ? मैं इस काम के लिए क्वालिफाई नहीं करता हूँ और वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ध्रुव अभी निहाल को लेकर परेशान था, इसलिए उसके पास जसविंदर से बहस करने का समय नहीं था। उसने बस इतना कहा, उन्हें गिल फैमिली की तरफ से यहाँ आने को कहो। मेरा या पापा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस कहना गिल फैमिली। जसविंदर ने सिर हिलाया और चला गया। हॉस्पिटल में निहाल को वार्ड में बचाया जा रहा था। पैसे की चिंता मत करो, बेदी फैमिली के पास बहुत पैसा है। अगर ऐसे कुछ हो गया तो तुम सभी बर्बाद हो जाओगे। शगुन और किसी की तुलना में ज्यादा परेशान लग रही थी। हॉस्पिटल आते ही उसने सारी कमान संभाल ली थी। उसके कारण हॉस्पिटल के रिटायर्ड डॉक्टर और डायरेक्टर भी वहाँ आ गए थे। वो सभी जानते थे कि शगुन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की इमेज एम्बेसडर थी। डायरेक्टर ने शगुन को समझाते हुए कहा, हम अच्छी तरह से तैयार हैं, डोंट वरी मिस बेदी। उसके बाद निहाल को ऑपरेटिंग रूम में भेज दिया गया।
आधे घंटे तक लोग ऑपरेटिंग रूम के अंदर बाहर आते जाते रहे। हर कोई बहुत घबराया हुआ था। तभी तेजा हॉस्पिटल के बाहर से अंदर आया। तेजा ने ध्रुव से जल्दी से पूछा, बॉस, निहाल को क्या हुआ? ध्रुव ने तेजा की ओर देखा। उसकी आंखों में सूनापन था। तेजा ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, फिर गाली बकते हुए बोला, वो लोग एक निहत्थे आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर इतनी ही हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आते? भले ही तेजा गुस्से में था, पर ध्रुव उसकी परवाह करने के मूड में नहीं था। अपना गुस्सा निकालने के बाद तेजा ने ध्रुव से कहा, वैसे बॉस, मैंने अभी अभी हॉस्पिटल के बाहर एक अजीब आदमी को देखा। वो हॉस्पिटल के अंदर देख रहा था। वो मुझे कुछ अजीब लगा। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है तो वो मेरे सामने से भागने लगा। खैर, तुम तो जानते ही हो, जैसे ही मुझे उस पर शक हुआ मैंने उस पर हाथ चला दिया। वो शख्स काले रंग का लबादा पहने हुए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वही डॉक्टर है जिससे हम पहले भी मिले हैं। हाथापाई के दौरान मैंने उसका काला लबादा फाड़ दिया। तभी उसके और साथी भी आ गए और उससे मुझसे बचा कर ले गए। जब ध्रुव ने ये सुना तो उसने हैरानी से तेजा की तरफ देखा। तेजा बहुत ताकतवर था, उसे रोकना मुश्किल था। अगर वो लोग तेजा की पकड़ से उस शख्स को छुड़ा ले गए थे तो ये हैरानी की बात थी। कम से कम दूसरी टीम भी कम केपेबल नहीं होनी चाहिए। ध्रुव ने तुरंत पूछा, फिर वो कहाँ है? तेजा ने अफसोस के साथ कहा, वो भाग निकला। उसके साथ 7-8 लोग थे। उसके अलावा बाकी सभी लोग काफी स्किलफुल लग रहे थे। जब ध्रुव ने यह सुना तो उसके दिमाग में पहला शख्स विकराल आया। तेजा की बताई जानकारी विकराल से मैच कर रही थी। ध्रुव ने फिर पूछा, क्या उसने कोई सुराग छोड़ा? ध्रुव का क्वेश्चन सुनकर तेजा भी सोच में पड़ गया। एक पल सोचने के बाद उसने ताली बजाते हुए कहा, हाँ, मैंने कुछ देखा है। हाथापाई के दौरान मैंने उसके कपड़े फाड़ दिए थे तो उसकी पीठ पर एक टाटू था। इस आदमी ने लबादे के अंदर कुछ भी नहीं पहना था। ध्रुव ने पूछा, कैसा पैटर्न? कुछ देर सोचने के बाद तेजा ने अपना सिर नीचे किया और जमीन पर बैठ गया और जमीन की धूल पर एक डिजाइन बनाई जिसमें एक सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बना हुआ था। तेजा का बनाया पैटर्न कुछ देखा देखा लग रहा था। ध्रुव ने पैटर्न को देखकर पूछा, इतना ही? लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो क्या था। लेकिन इस समय जतिन चौधरी जो उसके बगल में खड़ा था, उसके मुंह से कांपती हुई आवाज आई, विज़र्ड ऑफ ऑड्स। ध्रुव ने अचानक अपना सिर घुमाया और जतिन चौधरी की ओर देखा। जतिन चौधरी को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है, पर जब ध्रुव ने उससे पूछा तो वो केवल इतना ही कह पाया, विज़र्ड ऑफ ऑड्स वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है मिस्टर गिल। क्या आपको उनके लोगों ने निशाना बनाया है? जतिन कहना चाह रहा था कि अगर इतना बड़ा ग्रुप ध्रुव को निशाना बना रहा है तो उसका बर्बाद होना तय है। ध्रुव थोड़ा हैरान था कि जतिन चौधरी जैसे लोग भी विज़र्ड ऑफ ऑड्स से डरते थे। जतिन ने आगे कहा, इसे समझाना मुश्किल है। इसके अंदर हर तरह के लोग हैं, करोड़पति, हत्यारे, लीडर और न जाने क्या क्या है। ये लोग केवल अपने फायदे की परवाह करते हैं। वो नहीं जानता था कि विज़र्ड ऑफ ऑड्स क्या था, लेकिन जिस शख्स ने निहाल पर हमला किया था उसने भी खुद को गोली मार ली थी। ध्रुव को पता था कि निहाल पर हमला करने वाला शख्स आयरलैंड के अंडरवर्ल्ड के टच में था और शायद उसका कपूर फैमिली से कुछ लेना देना था। कपूर फैमिली? तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। ध्रुव ने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा। देर रात ऑपरेटिंग रूम में निहाल अभी भी खतरे में था, जैसा कि डॉक्टर ने कहा। हालांकि निहाल अभी मरा नहीं था। ये 3 गोलियां नहीं थी जो उसे मार देंगी, लेकिन उसके शरीर पर सभी घाव जहरीले थे। भयानक बात यह थी कि सभी डॉक्टर ये पता नहीं लगा सके कि निहाल के शरीर में जो जहर था वो क्या था। निहाल के दिल की धड़कन बेहद कमजोर थी। इस समय वहाँ केवल एक ही नर्स थी। उसने निहाल का चेहरा देखकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। तुमने उन्हें क्यों पसंद किया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे किसी बात का गहरा पछतावा हो रहा था। वहीं इस समय ध्रुव अनिका के कमरे में था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कल इवेंट ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब? ये बहुत जल्दी होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अनिका ने ध्रुव को रोकने की कोशिश की, फिर उसने कहा, हमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है। मुझे पता है कि निहाल पर हमला हुआ है और तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन गुस्से से मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस खराब हो जाती है तो निहाल से बदला लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। देखो ध्रुव, आज बहुत से लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें फायदा पहुंचा सकते हो। अगर उन्हें तुमसे कोई फायदा नहीं मिला तो क्या तुम्हें लगता है कि वो फिर कभी तुम्हारी मदद करेंगे? अनिका के कहने के बाद ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी उसने सख्त आवाज में कहा, जैसा मैंने कहा, हम लोग कल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बहुत देर तक तुमसे बहस नहीं कर सकता। इतना कहकर ध्रुव सीधे चला गया। अनिका कमरे में अकेली रह गई। उसे ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि वो जल्द ही शांत हो गई। अनिका ने खुद से कहा, अभी निहाल मुसीबत में है, इसलिए मैं तुम्हारे फैसले को रिस्पेक्ट दे रही हूँ। आज तक कभी किसी ने अनिका से इस तरह बात नहीं की थी। ध्रुव ऐसा करने वाला पहला इंसान था। अनिका ने मन ही मन बुदबुदाया, बेशक मैं ये निहाल के लिए कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। तुम बेवकूफ हो ध्रुव। उधर आयरलैंड में
इन हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया। प्रतीक जोर से हंसते हुए अपने सामने मौजूद लोगों को घूरते हुए बोला, देखा? ये है उसकी हैसियत और उसे केवल हम ही दबा सकते हैं। वो शायद अभी भी हॉस्पिटल में बैठा अपने कर्मों पर रो रहा होगा। सच कहूं तो मुझे आपकी ताकत से जलन हो रही है मिस्टर कपूर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस ध्रुव ने अंडरवर्ल्ड को परेशान करके रख दिया था। एक आदमी ने कहा, जिस पर प्रतीक ने कहा, ध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आयरलैंड के अंडरवर्ल्ड को चुनौती दे रहा था, पर उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन वो ताकतवर होने का दिखावा बहुत करता है। अगर वो नहीं मरेगा तो लोग क्या सोचेंगे, बोलो? प्रतीक ने हंसते हुए कहा। उसके साथ हंसते हुए दूसरे ने साथ में जोड़ा, हाँ सही कह रहे हैं, और कोई अग्रवाल फैमिली के खिलाफ भी नहीं जा सकता है। प्रतीक के चेहरे पर उदासी थी। उसने ध्रुव को खत्म करने का मौका गवा दिया था और ध्रुव अब बहुत सावधान रहेगा, इसलिए उसे मारना लगभग नामुमकिन था। अचानक से कमरे के सारे लोग चुप हो गए, जिसे देखकर प्रतीक हैरान था। प्रतीक ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? प्रतीक के बगल वाले शख्स ने कहा, ऐसा लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। जब प्रतीक ने उसकी बातें सुनी तो उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये अग्रवाल फैमिली की जगह है, कपूर फैमिली की नहीं। यहाँ कोई नहीं आ सकता। जिस शख्स को थप्पड़ पड़ा था वो डी अग्रवाल फैमिली की ताकत पर विश्वास करता था। इसमें कोई शक नहीं था। हालांकि उसने अभी अभी कुछ सुना था। जब उन सभी ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि कमरे के दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। तेज तूफान के नीचे अनजान आदमी की छाया और भी डरावनी लग रही थी। उसे देखकर प्रतीक ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? हाँ? जो शख्स आया था वो अग्रवाल फैमिली का वेल विशर नहीं लग रहा था। वो अभी भी काले लबादे जैसे रेनकोट में लिपटा हुआ था। वो शख्स करीब आते हुए प्रतीक से बोला, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। उसकी आवाज भारी थी और उसमें अलग सी खनक थी। जवाब में प्रतीक ने बेफिक्री से कहा, तो तुम मौत को दावत दे रहे हो? इतना कहकर प्रतीक कुछ करने जा रहा था, पर उस शख्स ने कमाल की फुर्ती के साथ अपना हाथ हिलाया। जब तक प्रतीक रेनकोट पहने शख्स के करीब पहुंचा, उसका खून बह रहा था। प्रतीक को अपनी गर्दन से चिपचिपा और गर्म लिक्विड बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसने डर और सदमे से सामने खड़े शख्स की ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अग्रवाल फैमिली के den में कोई आया और इतने आराम से उसे मार दिया। प्रतीक के सवाल पर उस शख्स ने कहा, मैं वो हूँ जिसे बदला लेना आता है। उस आदमी की बात खत्म होने तक पूरे बंगले में शोर मच गया। जब तक अग्रवाल फैमिली को इस मामले का पता चलता, पूरे बंगले में मौत सी शांति फैली थी। अगली सुबह कपूर फैमिली की हत्या के बारे में पूरे आयरलैंड को पता था। हत्या का स्थान कपूर फैमिली के घर में नहीं था। आयरलैंड में केवल कुछ ही लोग थे जिन्हें अग्रवाल फैमिली की जानकारी थी, इसलिए उसमें अग्रवाल फैमिली का नाम नहीं आया। उधर सुदीप की नींद सुबह करीब 8 बजे खुली। उसकी असिस्टेंट कैटवुमन ड्रेस वाली लड़की ने उसे जगाने के बाद कहा, सर आज कुछ सीरियस हुआ है। लड़की ने डरते हुए आगे कहा, कपूर फैमिली का सफाया हो गया है। जब सुदीप ने यह सुना तो उसने लड़की को डांटते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात पर तुमने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। लड़की हैरान रह गई और उसने सख्त विरोध करने की कोशिश की। कपूर फैमिली का सफाया हो गया था। आयरलैंड का पूरा अंडरवर्ल्ड रातों रात तबाह हो गया था। एक रात में मरने वालों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई थी। ये इतनी भयानक घटना थी, पर इसके बाद भी सुदीप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखते ही देखते ये मामला पूरे आयरलैंड में फैल गया। पिछली घटना की तुलना में इस बार की खबर ने ज्यादा सनसनी मचाई थी। जब विराट को पता चला तो वो भी सदमे में था। ये कैसे संभव है? जतिन चौधरी भी विराट के पास था। वो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी के दिन ऐसी खबर की उम्मीद नहीं कर रहा था। जतिन चौधरी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये ध्रुव का काम है? वो निहाल के हमले से नाराज था। विराट ने यह सुनने के बाद अपना सिर हिलाया और कहा, इम्पॉसिबल। ध्रुव बहुत चालाक है। इसके अलावा ध्रुव इकोनॉमिक्स का महारथी है। ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता। आपको इसके बारे में दूसरों से ज्यादा जानना चाहिए। खैर, अग्रवाल फैमिली के घर में कितने लोग आ जा सकते हैं? केवल कुछ ही लोग। वो कपूर को कैसे मार सकते हैं? जतिन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने आप से कहा, ध्रुव को सावधान रहना होगा। उसकी कंपेटिटर बहुत चालाक और ताकतवर है और उससे निपटना मुश्किल भी लग रहा है। इतना कहकर जतिन ने एक गहरी आह भरी। अग्रवाल फैमिली। सुदीप ने खड़े होते हुए कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था। ध्रुव ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी आज रखी है। चलो चलें और ध्रुव के साथ खेलें। उसे बताएं कि मैं उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली 9 बजे शुरू होने वाली थी। 8 बजे ध्रुव अनिका के कमरे में इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी का रिहर्सल कर रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शुरू से अंत तक
ध्रुव केवल यही सोच रहा था कि उसे अग्रवाल फैमिली के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। अनिका ने समाचार में देखा तो नाराजगी से पूछा, तुमने कपूर फैमिली का सफाई कर दिया? हालांकि कपूर फैमिली उसकी दुखी होने की हकदार नहीं थी, लेकिन एक ही रात में पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया था। कपूर फैमिली का सफाया हो गया है? ध्रुव ने हैरानी से पूछा तो अनिका ने उसे देखकर मुंह बनाकर पूछा, अब तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो? ध्रुव ने अनिका को देखकर कहा, मैं क्यों करूंगा, वैसे ये कोई बड़ी खबर नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर अनिका का शरीर कांप रहा था। 1 लाख से ज्यादा लोग एक रात में मारे गए और किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। ध्रुव ने लापरवाही से कहा, वो वैसे भी इसके लायक थे। इस खबर को सुनकर ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो इस खबर को सुनकर सबसे ज्यादा खुश था वो थी सिल्वी। उसे अब कपूर को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं थी। ठीक 9 बजे इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई थी, लेकिन पूरा उद्घाटन समारोह मौत के गम में डूबा रहा। पर तभी सुदीप आ गया और उसके आते ही हलचल तेज हो गई। सुदीप आ गए हैं। सुदीप है। क्या ये सही नहीं है? सुदीप के अलावा इतना बड़ा सीन और कौन पैदा कर सकता है? कार से बाहर निकलने के बाद सुदीप ने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। जल्द ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी। हालांकि सुदीप सबसे पहले सिल्वी के पास गया। सुदीप ने अपना हाथ बढ़ाते हुए पोलाइटली कहा, आप जरूर मिसेस बेदी होंगी, है ना? उसे देखकर सिल्वी इतनी खुश थी कि वो बेहोश ही हो गई होती। सुदीप की तुलना में ध्रुव कौन था? वो ध्रुव पर एक नजर डालकर वापस सुदीप से बात करने लगी। सुदीप ने ध्रुव की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर गिल, बहुत दिनों से नहीं मिले। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन सुदीप ने उससे हाथ नहीं मिलाया। इस समय सभी रिपोर्टर्स लगातार तस्वीरें ले रहे थे और वो सभी लोग ध्रुव के बजाय सुदीप पर फोकस कर रहे थे। उसके बाद सुदीप ध्रुव के करीब गया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? ध्रुव ने उससे वापस पूछा। सुदीप ने ध्रुव की आंखों में देखकर कहा, इसलिए कि तुम इसके लायक नहीं हो। ध्रुव का मुंह गुस्से से तमतमा गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आंख के बदले आंख का क्या मतलब होता है। पर तब तक सुदीप रेड कार्पेट पर चला गया था। सुदीप ने वहाँ पहुंचकर अपना हाथ उठाया। ओपनिंग सेरेमनी में आए तमाम गेस्ट उसे देखकर गर्मजोशी से उसका स्वागत कर रहे थे। उनके लिए अग्रवाल फैमिली राजा की तरह थी, जो सदियों से आयरलैंड और कुछ और जगहों पर राज कर रही थी। सुदीप ने अपना हाथ नीचे किया और मुट्ठी में भींचते हुए कहा, मेरा इतनी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद। वहाँ मौजूद लोग उसके सभी ऑर्डर्स मान रहे थे। सुदीप का मतलब था कि शोर शराबा मत करो, और वहाँ शांति छा गई। सभी दर्शक चुप हो गए। सिल्वी ने जो देखा उससे वो भी हैरान रह गई। दूर सुदीप की असिस्टेंट खड़ी सारा नजारा देख रही थी। उसने मुड़कर ध्रुव की ओर देखा और फिर वापस मुड़ी। निहाल की छात्रा के रूप में वो निहाल को किसी और से बेहतर जानती थी। निहाल के पास हर तरह के साधन और संपर्क थे। उसके पास ताकत थी और बैकग्राउंड भी। फैमिली में उसका रुतबा था। अचानक स्टेज से सुदीप की आवाज सुनाई दी। उसने हाथ ऊपर उठाया और कहा, ये सच है कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन मैं कर रहा हूँ। ये सुनकर अनिका, जो ध्रुव के बगल में खड़ी थी, उसका मुंह बन गया। ध्रुव ने काम किया, लेकिन सारा क्रेडिट सुदीप अग्रवाल ले जा रहा था। अनिका के दिल में दर्द हो रहा था, पर ध्रुव शांत था। उसने अनिका से कहा, इतना परेशान मत हो। अनिका नाराजगी से बोली, क्यों परेशान ना हूँ? तुमको इस तरह से बेइज्जत नहीं किया जा सकता। साफ था कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि ध्रुव फिर भी 1 इंच नहीं हिला और बोला, मैं इसे अपने तरीके से संभाल लूंगा, डोंट वरी। कैसे संभालोगे? वहाँ जतिन उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। आयरलैंड के लोग सुदीप अग्रवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अग्रवाल फैमिली के दम पर तुम्हारी आज तक की सारी मेहनत को बदल सकता है। जिन देशों से तुमने बात की थी उनके साथ अग्रीमेंट बदल सकता है। अनिका गुस्से में थी। ध्रुव ने सिगरेट जलाई और फिर धीरे से जवाब दिया, मुझे पता है। अनिका ने हैरानी से पूछा, क्या पता है? ध्रुव ने तंज कसते हुए कहा, निहाल ने मुझे बताया था। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से हैरान रह गई। ध्रुव आगे कहता गया, मेरे आयरलैंड आने से पहले ही निहाल ने मेरे लिए अग्रवाल फैमिली की सारी जन्म कुंडली निकाल ली थी। इतना कहकर ध्रुव ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा, फिर सांस छोड़ने के बाद कहा, जो लोग मुझसे लड़ना चाहते हैं मैं उनसे मुकाबला करने के लिए जो जरूरी होगा करूंगा, लेकिन मेरा तरीका अच्छा ही होगा। पर अगर वो निहाल को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगा कि ये दुनिया और मैं कितने बुरे हैं। आज से लोग पूछेंगे हाउ अनफेयर दिस वर्ल्ड इज। जब ध्रुव ने अपनी बात पूरी की, जसविंदर भी आ चुका था। ध्रुव ने जसविंदर को जिन लोगों को बुलाने के लिए कहा था वो सभी आ चुके थे। ध्रुव की बात सुनकर अनिका शौक के मारे अपनी आंखें और अपना मुंह खोले हुए ध्रुव को देखने लगी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि निहाल ने ध्रुव को सब सच बताया था, और वो भी ध्रुव के आयरलैंड आने से पहले। अनिका अच्छे से जानती थी कि निहाल एक बहुत ही काबिल आदमी है और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
लेकिन अनिका को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर निहाल इतनी सारी चीजें कर सकता है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे ये ना पता हो कि उस पर अटैक होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं निहाल ने दुश्मन को खुद पर अटैक करने दिया क्योंकि वो जानता था कि दुश्मन फिर ध्रुव के पीछे जाएगा। पर चाहे अनिका कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन चीजें उतनी सिंपल नहीं थी जितना कि वो सोच रही थी। इस तरफ रेड कार्पेट पर सुदीप धीरे धीरे चलते हुए कार्पेट के अंत पर आ गया था और स्टेज के नीचे मौजूद सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो इस समय डर के मारे थर थर कांप रहा था, जतिन चौधरी। जो बदलाव इस सिचुएशन में आए थे वो पूरी तरह से उसके प्लान के परे थे। जतिन चौधरी को इस समय थोड़ा पछतावा हो रहा था। जतिन चौधरी के हिसाब से शायद शुरुआत से ही उसे इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था कि ध्रुव आयरलैंड पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा। अग्रवाल फैमिली के अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि खुद जतिन चौधरी भी नहीं। सुदीप फिर जतिन चौधरी के पास गया और उसे देखकर उसने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन जतिन चौधरी इस समय सुदीप को ग्रीट करने के मूड में नहीं था। सुदीप, मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। सुदीप पहले से ही उस एरिया के बीचों बीच खड़ा हुआ था और जैसे ही सुदीप कुछ कहने वाला था, जतिन चौधरी ने धीमी आवाज में उससे कहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि जतिन चौधरी सुदीप को याद दिला रहा था। वो सुदीप को याद दिला रहा था कि एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को ध्रुव ने ऑर्गेनाइज किया है और जतिन का उससे इस तरह से कॉन्फ्रेंस को टेक ओवर करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। इसमें गलत क्या है? आयरलैंड के इंचार्ज के तौर पर तुम तो ये बात किसी और के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर जानते होगे। आयरलैंड एक ऐसी जगह है जो बाकी सभी जगहों से अलग है। यहाँ पर जो इंसान काबिल है उसी की ही चलती है। सुदीप की बात सुनकर जतिन चौधरी दंग था और वो चाहकर भी सुदीप की बात को नकार नहीं सकता था। इनफैक्ट एक पल के लिए तो जतिन चौधरी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जतिन चौधरी ने ध्रुव की तरफ देखा जो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और यही वजह थी कि जतिन चौधरी को ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव को इस पूरे किस्से की कोई परवाह ही नहीं थी और उसने इसे अप्रूव कर दिया है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो हुआ उसे देखकर जतिन चौधरी शॉक्ड रह गया था। मैं यहाँ पर दो चीजें कहने के लिए आया हूँ। सुदीप की बात सुनकर स्टेज पर मौजूद हर कोई तुरंत ही खामोश हो गया था। भले ही इस दुनिया में अग्रवाल फैमिली इनविजिबल है और वो हमारे किसी भी मामले में दखल नहीं देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हर कोई ये बात जानना चाहता है कि आयरलैंड में हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी है। सुदीप की बात सुनकर जतिन चौधरी की आंखें सिकुड़ गई थी। पता नहीं क्यों पर ये सब कुछ सुनकर उसे एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। अभी कल रात ही आयरलैंड में कत्लेआम हुआ था और आयरलैंड के इंचार्ज के तौर पर मुझे आज लोगों की माइनॉरिटी के लिए बोलना ही बोलना है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस ग्रुप का क्या स्टेटस है या फिर वो किस फैमिली से है। जैसे ही सुदीप ने बोलना शुरू किया, ध्रुव जान चुका था कि सुदीप क्या कहने जा रहा है। ध्रुव समझ गया था कि सुदीप अच्छे से जानता है कि उसे पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचना है और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी था, क्योंकि सुदीप के इतना कहते ही स्टेज के नीचे लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की और हर कोई यही जानना चाहता था कि कपूर फैमिली को किसने खत्म किया। ये देखकर सुदीप बेरहमी से हंसा। आफ्टर ऑल वो जो चाहता था वो हो गया था। मैं श्योर हूँ कि बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि कपूर फैमिली जैसी बड़ी फैमिली को रातों रात किसने बर्बाद करा होगा। सुदीप ने जानबूझकर ये सवाल पूछा था और सुदीप का सवाल सुनकर नीचे स्टेज पर मौजूद सभी लोगों की भौएं सिकुड़ गई थी। आमतौर पर लोगों को सोचने पर यही लगता कि ये काम जतिन चौधरी का है, क्योंकि उसी के पास ऐसा कुछ करने की काबिलियत थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन में जतिन चौधरी और कपूर फैमिली के बीच में प्रॉब्लम भी हुई थी। ऐसे में जतिन चौधरी के पास कपूर फैमिली को बर्बाद करने के लिए न सिर्फ स्ट्रेंथ थी, बल्कि उसके पास ऐसा करने का मकसद भी था। ये सच नहीं है, ये मुझे फंसा रहा है। इसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की? हालांकि ये बात और थी कि गुस्से में आग बबूला होने के बावजूद जतिन चौधरी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वेल, आप लोग इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं हैं। वाकई में ये जतिन चौधरी उन लोगों में से एक है, लेकिन इसके अलावा एक और आदमी भी है जो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है। इस बार सुदीप के कहे हुए ये शब्द ध्रुव के लिए थे। जब अनिका ने देखा कि सुदीप ध्रुव को टारगेट कर रहा है, अनिका ने हल्के से ध्रुव का हाथ पकड़ा। जाहिर सी बात है वो इस समय काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि अनिका जानती थी कि अगर वहाँ पर मौजूद लोगों को सुदीप की बात पर भरोसा हो गया तो हो सकता है कि ध्रुव इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में मौजूद इन लोगों का भरोसा खो दे। और जैसा कि अनिका ने सोचा था, वहाँ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोगों ने आपस में बातें करना भी शुरू कर दिया था। लोगों की बातें सुनने के बाद सुदीप के चेहरे पर स्मार्क आ गया था। वो अपने मुंह से ध्रुव का नाम लेने ही वाला था कि अचानक से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ध्रुव अच्छे से जानता था कि सुदीप इस समय उसे एक्सपोज करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो दरवाजे पर बिना किसी रिएक्शन के खड़ा हुआ था और ऐसा नजर आ रहा था जैसे कि दुनिया में उसके बराबर कोई और है ही नहीं। लेकिन ध्रुव अकेला नहीं खड़ा हुआ था। ध्रुव के साथ और भी बहुत से इम्पोर्टेंट लोग खड़े हुए थे जो कि एक्चुअल में दुनिया के टॉप 10 बैंक्स के शेयर होल्डर्स थे, और वो भी सबसे बड़े शेयर होल्डर्स। उन्हीं के बीच में एक और ऐसा इंसान था जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, स्विस बैंक का वाइस प्रेसिडेंट।
सुदीप अच्छे से जानता था कि वो स्विस बैंक को चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सच पूछो तो उसका स्टेटस इतना हाई नहीं था कि वो पूरी की पूरी अग्रवाल फैमिली को रिप्रेजेंट कर सके। और यही वजह थी कि सुदीप का दिल इस समय जोरों से धड़क रहा था और उसकी हथेली पर पसीना छूट गया था। उसी समय स्टेज के नीचे मौजूद लोग बेसब्री से सुदीप अपनी बात खत्म करे इसका इंतजार कर रहे थे, और अपनी बात कहने में देर करने की वजह से वो लोग लगातार सुदीप से सवाल कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ दूरी पर 10 आदमी खड़े हुए थे और बड़े ध्यान से सुदीप को देख रहे थे। सुदीप की बॉडी लगातार कांपती जा रही थी और वो बुरी तरह से घबरा रहा था। और सुदीप की इसी घबराहट के बीच ध्रुव चलता हुआ रेड कार्पेट की तरफ आ गया। बताओ ना सुदीप, चुप क्यों हो? सभी को बताओ कि जतिन चौधरी का साथ किसने दिया? ध्रुव ने डिसाइड किया था कि आज वो सुदीप को जाने नहीं देगा, यहाँ तक कि अगर सुदीप के पास उसे सपोर्ट करने के लिए अग्रवाल फैमिली भी है, तब भी ध्रुव ने ये तय किया था कि वो उसे बर्बाद कर देगा। ध्रुव इस बात का खास ध्यान रखना चाहता था कि आज के बाद कोई भी और सुदीप को सपोर्ट करने की हिम्मत भी ना करे। ध्रुव चाहता था कि सुदीप ये बात अच्छे से जान ले कि निहाल को चोट पहुंचाने की उसे अब कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आदमी। घबराहट के मारे इस समय सुदीप के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी घबराहट उसकी आवाज में साफ सुनाई दे रही थी। वो अच्छे से जानता था कि अगर वो झूठ बोलकर दूसरों को फंसाता है और इतने सारे बैंक्स का भरोसा खो देता है, तो फिर वो कभी भी अग्रवाल फैमिली में सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। और जैसे ही सुदीप के मन में ये ख्याल आया, उसने गुस्से और नफरत में अपने दांत भींच लिए। वो आदमी मैं हूँ। सुदीप के इतना कहते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। एक पल के लिए सभी को लगा कि उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया है। सुदीप को इस समय अपनी रेपुटेशन और इमेज की परवाह नहीं थी। इनफैक्ट उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। अपनी बात खत्म करने के बाद सुदीप फिर धम की आवाज के साथ अपने घुटनों पर गिर गया। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले उसकी ओपनिंग सेरेमनी में ही सुदीप अपने घुटनों पर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो गड्ढा सुदीप ने ध्रुव के लिए खोदा था, वो खुद ही उस गड्ढे के अंदर गिर गया था। जतिन चौधरी इस तरफ अपना सिर उठाकर एक बार फिर से ध्रुव की तरफ देखने लगा और फिर राहत की सांस ली। अचानक से उसे महसूस हुआ कि जैसे कि वो ध्रुव को पहचान ही नहीं पाया हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की सिचुएशन में भी वो इतना ज्यादा काम कैसे है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जतिन चौधरी ये देखकर भी हैरान था कि ध्रुव बैंक के 10 प्रेसिडेंट्स को भी जानता था। यहाँ तक कि गिल एंटरप्राइजेस की टॉप असिस्टेंट के तौर पर अनिका ने भी इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। हो गया तुम्हारा बोलकर? सुदीप ने अपना सिर उठाकर ध्रुव को देखा और उसकी आंखों में पहले से भी कहीं ज्यादा नफरत भर गई थी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे याद है एक चीज ऐसी है जो तुमने अभी तक नहीं कही है। ध्रुव की बात सुनकर सुदीप की जैसे धड़कनें से रुक गई थी। उसे चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ध्रुव को एक्चुअल में ये याद है कि अभी भी एक चीज है जो सुदीप ने अब तक की नहीं थी। सुदीप को अभी तक ये अनाउंस करने की जरूरत है कि ये इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज की है, लेकिन इसके बावजूद सुदीप अभी भी ये बताना नहीं चाहता था। वो एक्चुअल में ध्रुव की मेहनत का क्रेडिट खुद लेना चाहता था। सुदीप फिर पलटा और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। सुदीप के हिसाब से उन बैंक्स के प्रेसिडेंट्स को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन अभी वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी ध्रुव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ पंगा ना लो। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। ये साफ जाहिर था कि ध्रुव की आवाज तेज हो गई थी। सुदीप की नफरत ध्रुव के लिए और भी कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई ये जानता था कि इस समय क्या हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि इन्हें नहीं पता है कि इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को मैंने ऑर्गेनाइज किया है? ध्रुव की बात सुनकर सुदीप हैरान रह गया था और उसे चाहकर भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने वाले हो? कितने दुख की बात है। तुम इन प्रेसिडेंट्स को जानते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये प्रेसिडेंट्स भी तुम्हें जानते हो। ध्रुव, आज तुम अग्रवाल फैमिली के रास्ते में आए हो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जिस तरह से आज मैं शर्मिंदा हुआ हूँ, उसी तरह से कल तुम शर्मिंदा होगे, और वो भी बुरी तरह से। दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं ध्रुव का, इस बार के इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के होस्ट। इतना कहने के बाद सुदीप तुरंत ही स्टेज से नीचे उतर गया। उस दिन उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हुई थी। स्टेज पर नीचे खड़ी हुई अनिका हैरानी से ध्रुव को देख रही थी और उसे चाहकर भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। वो देख सकती थी कि सुदीप ध्रुव के खिलाफ चाल चलने वाला था, लेकिन अचानक से ही उसने अपनी हार मान ली थी। निहाल, आखिर तुम कितने पावरफुल हो। आयरलैंड आने से पहले ही तुम्हें सुदीप की कमजोर नस के बारे में कैसे पता था? दूसरी तरफ स्टेज से नीचे उतरते समय सुदीप का चेहरा शर्मिंदगी से लाल था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर बैंक प्रेसिडेंट्स के ग्रुप के सामने चला गया था। आई एम सॉरी, आपको और बाकी सबको खुद यहाँ आना पड़ा। सुदीप स्विस बैंक के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही लगा था कि उसने नोटिस किया कि प्रेसिडेंट ने अपना हाथ अपनी जगह से हिलाया तक नहीं था और ना ही वो सुदीप की तरफ देख रहा था। उसकी नजर पूरे समय स्टेज पर टिकी हुई थी।
प्रेसिडेंट ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है, क्यों ना हम स्टैंड्स की तरफ चलकर सब कुछ देखें। लेकिन प्रेसिडेंट की नजर अभी तक सुदीप पर नहीं पड़ी थी। सुदीप महसूस कर सकता था कि प्रेसिडेंट इस समय गुस्से में था और इसीलिए उसने अपना हाथ उसके सामने हिलाया और तब जाकर प्रेसिडेंट की नजर सुदीप पर पड़ी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। जैसे ही सुदीप ने प्रेसिडेंट की बात सुनी, शॉक के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रेसिडेंट की बात सुनकर सुदीप को समझते देर नहीं लगी कि चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितनी नजर आ रही हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुव पहले से ही स्विस बैंक के प्रेसिडेंट को जानता है। सुदीप तुरंत ही पीछे पलटा और ध्रुव की तरफ देखा, जो इस समय स्टेज पर तन कर खड़ा हुआ था। क्या इस बार मेरा मुकाबला एक टफ ओपोनेंट से हुआ है? डैम इट। प्रेसिडेंट और बाकी सबके अपनी अपनी सीट्स ले लेने के बाद फिर ऑफिशियल सेरेमनी शुरू हो गई और एक के बाद एक बहुत सी कंट्रीज की कंपनीज वहां पर आ गईं। वहीं दूसरी तरफ सिल्वी को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर फेंक दिया गया था और उसकी वजह से वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। ध्रुव, मैंने तुम्हें मुझे अप्रोच करने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। अब तुम इसका अंजाम देखोगे। अपने मन में ये सोचने के बाद सिल्वी फिर बेबस महसूस करते हुए अपने घर वापस चली गई। ध्रुव इस तरफ वेन्यू के कॉर्नर पर बैठा हुआ था जब शगुन बेदी गार्ड ऑफ ऑनर को लीड करके लेकर आई थी। शगुन बेदी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि तुरंत ही सबकी नजरें उसकी तरफ चली गई थी, लेकिन शगुन की नजरें बस ध्रुव पर टिकी हुई थी। शगुन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। बहुत ही जल्द शगुन की फोटोज इंटरनेट पर अपलोड हो गई थी और अपलोड होते ही वो फोटोज पॉपुलर हो गई थी और हर कोई शगुन की स्माइल का दीवाना हो गया था। केवल एक ही दिन में शगुन बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, इतनी ज्यादा फेमस कि एक आदमी जिसे जब ये पता चला कि शगुन आयरलैंड में इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की एम्बेसडर है, तो उसने तो उससे मिलने के लिए सीधा आयरलैंड का टिकट खरीद लिया। इतनी तकलीफ उसने केवल शगुन से मिलने के लिए उठाई थी। ओपनिंग सेरेमनी में केवल सुदीप ही ऐसा था जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे और जो गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। तुम मेरी लाइमलाइट चुरा रहे हो ध्रुव, कुछ तो बात है तुम में। मजा आएगा अगले 7 दिन तुमसे लड़ने में। सुदीप चाहता था कि ध्रुव ये बात जान ले कि आयरलैंड को केवल सुदीप ही कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी के बाद सुदीप अभी भी गुस्से में आग बबूला हो रहा था और फिर उसे एहसास हुआ कि उसे बैंक प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाना है। वो आज उन्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। अपने मन में इसी ख्याल के साथ सुदीप जैसे ही पलटा, उसने नोटिस किया कि वो सभी प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी वहां से चले गए थे। उसी समय सुदीप ने देखा स्विस बैंक के प्रेसिडेंट ध्रुव के सामने जा रहे थे। सुदीप नहीं चाहता था कि वो जाएं, इसलिए वो पहले ही उनके सामने आ गया, उनका रास्ता रोकते हुए। मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लीज इस तरफ आइए। अग्रवाल फैमिली आपका स्वागत करना चाहती है। सुदीप को लगा था कि अगर वो अग्रवाल फैमिली का नाम लेगा तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसे थोड़ा सा भाव दे देगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेसिडेंट उसे कोई भाव नहीं देगा। इतना बेईमान आदमी है, तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है और अब तुम मुझे सप्रेस करने के लिए अग्रवाल फैमिली का नाम इस्तेमाल करना चाहते हो। जो रूमर्स तुमने बनाए हैं उन्हें तो जाने दो, लेकिन इस समय अगर खुद अग्रवाल फैमिली भी यहाँ पर आ गई तब भी वो मेरे काम को अफेक्ट नहीं करेगी। इतना कहने के बाद प्रेसिडेंट सीधा ध्रुव के पास चला गया और उसका एटीट्यूड अचानक से ही बदल गया था। मिस्टर गिल, क्या मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देखकर सुदीप हैरान रह गया था। आफ्टर ऑल सुदीप ने अग्रवाल फैमिली का नाम लिया था, लेकिन उसके बावजूद स्विस बैंक का प्रेसिडेंट उसके साथ डिनर नहीं करना चाहता था। और तो और अगले ही पल वो प्रेसिडेंट चलते हुए ध्रुव के सामने चला गया और वहाँ उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया था। वेलकम। दूर से आए दोस्त को ग्रीट करने में हमेशा ही खुशी होती है। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। डिनर पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ। यूँ समझ लीजिए कि ऐसा करके मैं आप पर एहसान चुका रहा हूँ। इतना कहने के बाद प्रेसिडेंट ध्रुव का कंधा थपथपाता है और इस नजारे को देखकर सुदीप इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि प्रेसिडेंट ध्रुव के साथ इतने अच्छे से बात कर रहा था। उसे तो क्या पूरी की पूरी अग्रवाल फैमिली को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि अचानक से ये काया कैसे पलट गई। कुछ मिनटों के बाद ध्रुव और प्रेसिडेंट एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। अनिका को मिलाकर उस टेबल पर 12 लोग मौजूद थे। पूरे डिनर के दौरान अनिका काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि 10 बड़े बॉसेस इस समय ध्रुव से बात कर रहे थे, लेकिन ध्रुव अभी भी शांत था और किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था। डिनर खत्म हो जाने और उन सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद अनिका बिना कुछ कहे ध्रुव को देखने लगी और अपनी आंखें रोल करने लगी। क्या बात है मिस अनिका, आप इस समय थोड़ा गुस्से में नजर आ रही हैं। ऑफ कोर्स, तुम ऑलरेडी जानते हो कि वो सभी लोग कितने बड़े बॉसेस हैं, तो फिर तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते हो? मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग साथ में डिनर कर रहे थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुमने उनमें से किसी से भी बात करने का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तुम्हें पता है तुम्हारा उन सभी से कांटेक्ट बनाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, पहले तो मेरे और उन लोगों के बीच में एक जनरेशन गैप है और हमारे बीच किसी भी तरह का कोई बिजनेस इंटरेक्शन भी नहीं है। इसलिए ऐसे में मैं जितना ज्यादा बात करूंगा उतना ही ज्यादा वो लोग मुझे नापसंद करेंगे।
ध्रुव की बात सुनकर अनिका को भी ऐसा लगा कि ध्रुव सही कह रहा था। तो फिर क्या तुम जानते हो कि कपूर फैमिली के कत्लेआम के पीछे किसका हाथ है? तुम्हें क्या लगता है कि किसका हाथ हो सकता है? तुम्हारे डैड हरमन गिल का। तुम्हारे डैड ने हमेशा ही निहाल को बहुत अच्छे से ट्रीट करा है, क्योंकि उन्हें निहाल और उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। और रही बात निहाल की, तो वो तुम्हारे डैड के इस भरोसे का बदला तुम्हारे डैड के साथ काम करके और तुम्हें गाइड करने में उनकी मदद करके चुका रहा है। इसके अलावा रातों रात जो आदमी ऐसा कुछ कर सकता है वो तुम्हारे डैड ही हो सकते हैं। ध्रुव ने कुछ पल के लिए अनिका की बातों पर गौर किया और फिर हल्का सा हंस दिया। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर जब मैंने मेरे डैड को फोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो वाकई में कपूर फैमिली का नामो निशान मिटा देना चाहते थे। लेकिन उस रात उनके कुछ करने से पहले ही कपूर फैमिली के सभी मेंबर्स मर चुके थे। ध्रुव की बात सुनकर अनिका शॉक्ड हो गई। उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सच पूछो तो मन ही मन ध्रुव इस सवाल का जवाब जानता था, लेकिन उसने अनिका से कुछ नहीं कहा। उसी समय जसविंदर ध्रुव और अनिका को पिक करने के लिए वहाँ पर आया। बॉस, मेरे पास आपके देखने के लिए एक फाइल है। ये क्या है? निहाल के हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज। उस रात निहाल के वार्ड की एक नर्स पर हमला हुआ था और उसे बेहोश कर दिया गया था। आपको नहीं लगता कि ये अजीब है? कोई चुपके से निहाल के वार्ड में घुसता है, लेकिन वो इंसान ना तो निहाल को जान से मारता है और न ही उसे बचाता है। ध्रुव वो सीसीटीवी फुटेज को जसविंदर से लेकर देखने लगा। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ध्रुव को भी वो बात बहुत अजीब लगी। उसे भी ये काफी अजीब लगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी जो भी है वो ना तो निहाल का दुश्मन है और ना ही उसका सेवियर। तुम लोगों ने निहाल के पास्ट के बारे में नहीं सुना है क्या? जब निहाल यंग था तब वो बहुत ही लेजेंडरी लोगों में से था। उसने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया था वो सब के सब अब भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़की इस वीडियो में नजर आ रही है वो निहाल के स्टूडेंट्स में से एक हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की ने ही कपूर फैमिली के 1 लाख लोगों को जान से मारा है? नहीं, अगर इस लड़की ने वाकई में कपूर फैमिली के 1 लाख मेंबर्स को जान से मारा है, तब निहाल के वार्ड में जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी ना करे। तो फिर कौन है ये लड़की? कोई दुश्मन या फिर दोस्त? मिस अनिका, रिलैक्स। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हुआ करती थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि अचानक से तुम्हारा अपोनेंट स्ट्रांग हो गया है, इस वजह से अपने होश मत खो, नहीं तो इस वजह से तुम्हें और भी ज्यादा बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। ध्रुव की बात सुनकर अनिका ने अपनी गर्दन हिलाई और कार से बाहर देखने लगी। तभी अचानक से उसने नोटिस किया कि एक कार उन लोगों का पीछा कर रही है। इंटरेस्टिंग। चलो जरा कार रोककर पूछते हैं कि वो लोग कौन हैं और क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं। ध्रुव की कार के रुकते ही उनका पीछा करने वाली कार भी रुक गई थी और ध्रुव अपनी कार से उतरकर कॉन्फिडेंट तरीके से खड़ा हो गया था। देखने में ध्रुव कहीं ज्यादा मैच्योर और शांत नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस कार से उतरने वाला इंसान काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। मैं निहाल की स्टूडेंट हूँ, क्या मैं अकेले में तुमसे बात कर सकती हूँ? वो इंसान वहाँ पर आया था और वो कोई और नहीं बल्कि सुदीप की असिस्टेंट थी, वो लड़की जिसने कैटवुमन जैसे कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की के कार से उतरते ही जसविंदर को खतरे की फीलिंग हो गई थी और उसके एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए थे। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने ये सुना कि वो लड़की उससे मिलने के लिए वहाँ पर आई हुई है, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जसविंदर को वहीं पर रोक दिया। इट्स ओके, ये अभी तक मेरा मुकाबला नहीं कर सकती है। ध्रुव की बात सुनकर जसविंदर फिर रिलैक्स हो गया। तो कहाँ जा रहे हैं हम? क्योंकि हर कोई बिजी है, इसलिए चलो पास में ही कोई जगह ढूंढते हैं। ध्रुव ने भी उस कैटवुमन की बात सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। जब जसविंदर को कंफर्म हो गया कि ध्रुव को कैटवुमन से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तभी ध्रुव को उसके साथ उसने जाने दिया। वो लड़की पास ही में एक कॉफी शॉप ढूंढने लगी। कॉफी शॉप नजर आते ही ध्रुव और कैटवुमन कॉफी शॉप में गए। कैटवुमन ने अपने और ध्रुव के लिए 2 कप कॉफी ऑर्डर की। वेल, मुझे लगता है कि हमें कॉफी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि तुमने कहा है, हर कोई बिजी है। ठीक है, फिर सीधा टॉपिक पर ही आते हैं। और फिर वो जिस मकसद से आई थी उसकी शुरुआत हो गई थी। कैटवुमन ने ध्रुव से बात करना शुरू किया। इस तरफ अग्रवाल फैमिली के घर पर घर वापस लौटने के बाद सुदीप गुस्से में आग बबूला हो रहा था और जोर जोर से चिल्लाकर चीजों को इधर उधर फेंक कर अपना गुस्सा उतार रहा था। उसका नौकर वहाँ पर उसके पास ही खड़ा हुआ था, लेकिन सुदीप को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मेरी असिस्टेंट कहाँ पर है? उसने मुझसे कहा था कि आज रात उसे कुछ काम है और इसीलिए वो कुछ देर के लिए बाहर जा रही है। उससे कुछ काम है? कैसा काम है? वो जरूर ही निहाल से मिलने के लिए गई होगी। जाने दो, अगर वो निहाल से मिलने के लिए गई भी है तो जाने दो उसे। जब वो वापस आएगी तब मैं उसे देख लूंगा। इतना कहने के बाद सुदीप वहाँ से जाने लगा। सुदीप को जाता हुआ देखकर उसका नौकर तुरंत ही उसे रोकते हुए बोला, सर, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा मजा करने। आफ्टर ऑल जरूरी काम मुझे भी तो हो सकता है। सुदीप की बात सुनकर उसके नौकर की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर आगे उसे रोके और कुछ ही समय के बाद
सुदीप बेदी फैमिली के घर के बाहर पहुंच गया था। सिल्वी इस समय शगुन की पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा खुश थी और उसी खुशी के साथ वो अपने और अपने पति पारस के लिए डिनर तैयार कर रही थी। वो और पारस डिनर करते हुए आपस में डिस्कशन कर रहे थे जब सिल्वी का नौकर हड़बड़ाते हुए वहां पर आ गया। मैडम, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर खुद भगवान भी यहाँ पर आ जाएं, तो भी तुम्हारा काम है उन्हें रोकना। हम उसे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जबरदस्ती दरवाजे के अंदर आ चुका है। अपने नौकर की बात सुनकर सिल्वी की भौहें सिकुड़ गई थीं और जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ उसे नजर आया कि दरवाजे पर खड़ा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि सुदीप था। सुदीप, इतनी देर हो गई है, इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिल्वी की बात सुनकर सुदीप हैरान रह गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिल्वी कब से इतनी एरोगेंट हो गई। सच पूछो तो सिल्वी को वाकई सुदीप पसंद था, लेकिन अब शगुन फेमस हो गई थी और इसीलिए सिल्वी जानती थी कि बहुत जल्द पूरी दुनिया का फोकस शगुन पर ही होगा। और यही वजह थी कि सिल्वी को लगता था कि वो शगुन के लिए किसी ऐसे को ढूंढने में कामयाब हो पाएगी जो सुदीप से कहीं ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। क्या कहकर बुलाया तुमने मुझे अभी अभी? ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। शगुन कहाँ पर है? वो घर पर नहीं है। और कुछ? तुमने ऑलरेडी अग्रवाल फैमिली के अगेंस्ट अपनी पीठ दिखा दी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? भले ही सिल्वी सुदीप को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी सुदीप को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं थी। पर हाँ, सुदीप से बात करते वक्त सिल्वी की आंखों में नफरत मौजूद थी। जैसा तुम कहो। इतना कहने के बाद सुदीप ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा व्हाइट पैकेट निकाला जिसमें एक तरह का लाइट येलो पाउडर मौजूद था। सुदीप ने वो पाउडर जमीन पर फेंक दिया। भूलो मत उस दिन मकाऊ में क्या हुआ है। दिशा को मरे हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। मैंने सुना है कि उसकी फैमिली ने अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। सोचो अब बाफना फैमिली को इसके बारे में पता चलता है या नहीं, या फिर क्या विकराल तुम्हें ढूंढकर तुमसे अपना हिसाब चुकता कर पाएगा या नहीं, और अग्रवाल फैमिली बेदी फैमिली को सपोर्ट करती रहेगी या नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। सुदीप की बात सुनकर सिल्वी कांप गई। अपनी बात कहने के बाद सुदीप वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर वो बीच में ही रुक गया। इस पाउडर को शगुन के पानी में डालकर उसे पिला देना और फिर उसके बाद उसे विट्रिन रोड की साइड पर भेज देना। मुझे एक्साइटिंग चीजें अच्छी लगती हैं। इतना कहने के बाद सुदीप वहाँ से चला गया था, लेकिन सिल्वी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अपने हाथों में पाउडर के बैग को कसकर पकड़े हुए सिल्वी की हथेलियां इस समय पसीने से भीगी हुई थी। जब तक पारस कमरे से बाहर आया था तब तक सुदीप वहाँ से जा चुका था। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब अगर कोई भी शगुन से मिलने के लिए आता है तो उनसे कह देना कि शगुन घर पर नहीं है। समझ गए ना? सिल्वी की बात सुनकर उसका नौकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर वहाँ से चला गया था। कुछ ही समय के बाद शगुन भी घर पर आ गई थी। शगुन उस दिन बहुत ज्यादा थकी हुई थी। सेरेमनी खत्म होने के बाद उसने ध्रुव को फोन लगाया क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन ध्रुव बिजी था और इसीलिए शगुन उससे मिलने के लिए नहीं जा पाई। शगुन को घर आता देखकर सिल्वी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसका स्वागत करने लगी और मौका देखकर वो शगुन की कॉफी में सुदीप का दिया पाउडर मिलाने लगी। हालांकि सिल्वी को ये करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस समय उसके सामने कोई और चॉइस नहीं बची थी। वो किसी भी कीमत पर बाफना फैमिली को ये पता नहीं लगने दे सकती थी कि दिशा बाफना मर चुकी है और इस राज को छुपाने के लिए उसे जो करना पड़ेगा वो करेगी। शगुन को अपनी माँ पर कोई शक नहीं हुआ था और उसकी माँ जानबूझकर उसे खतरे में डालने की कोशिश कर रही थी, इस बात का उसे अंदेशा नहीं था। आफ्टर ऑल उसकी माँ क्यों ही ऐसा करेगी, और इसीलिए वो बिना ज्यादा सोचे समझे सिल्वी की लाई हुई कॉफी को पी लेती है। जब सिल्वी ने देखा कि ऑलमोस्ट समय हो गया है, तब सिल्वी ने शगुन से बाहर वॉक पर चलने के लिए कहा। शगुन वैसे तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश थी और इसलिए किसी छोटे बच्चे की तरह वो अपनी माँ के साथ जाने के लिए एक्साइटेड हो गई थी। बेदी हाउस से बाहर निकलने के कुछ पलों के बाद अचानक से शगुन को अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया था और उसे चक्कर आने लगे थे। उसके बाद जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसने नोटिस किया कि सिल्वी ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी और अपनी माँ को गायब हुआ देखकर शगुन घबरा गई, बहुत घबरा गई। ये किस तरह की ड्रग है? मैं तो इसके बगल में ही हूँ, फिर इसे मैं नजर क्यों नहीं आ रही हूँ? उस समय अगर सिल्वी शगुन को घर वापस ले जाती तो शायद कुछ भी नहीं होता, लेकिन सिल्वी ऐसा नहीं कर सकती थी, या यूं कहो कि वो करना चाहती नहीं थी, क्योंकि उस समय उसे किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी अपने राज को छुपाना लग रहा था। जहाँ एक तरफ ये सब तो चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ विट्रेन रोड पर एक जीप अपनी हेडलाइट्स जलाए हुए चुपचाप शगुन का इंतजार कर रही थी। इस तरफ जब तक ध्रुव और कैटवुमन की बात खत्म हुई तब तक ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था। ध्रुव ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उस लड़की से इतनी देर तक बात कर लेगा। मेरा काम तो हो गया। सब कुछ जानने के बाद अब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। थैंक यू। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे टीचर ने उस समय मुझे बचाया था। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, क्योंकि मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरे टीचर के पास जरूर ही अपनी कुछ वजह होंगी। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कोई तुम्हें जान से मारने के लिए आने वाला है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाली होगी।
ध्रुव को भी ये बात सही लग रही थी, क्योंकि निहाल की जैसी काबिलियत है, उस हिसाब से ध्रुव जानता था कि निहाल अंडरग्राउंड वर्ल्ड के किसी भी आम आदमी के द्वारा जान से नहीं मारा जा सकता था। भले ही निहाल को कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी तेजा तक के लिए भी उसे जान से मारना मुश्किल था। इसकी इकलौती पॉसिबिलिटी ये है कि पैरामाउंट यूनियन के लोगों ने कोई एक्शन लिया होगा। मेरे टीचर पहले उसी ऑर्गेनाइजेशन से थे, और वो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी रेपुटेशन के बारे में बहुत परवाह करती है। उनकी इज्जत किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा मायने रखती है। मेरे टीचर ने पैरामाउंट यूनियन को धोखा देकर बिजनेसमैन की मदद भले ही करी है, लेकिन फिर भी वो अभी भी यूनियन के एक मेंबर हैं और उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे इंसान हैं। इतना कहने के बाद कैटवुमन ने गहरी सांस ली। खैर, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। भले ही निहाल ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि पैरामाउंट यूनियन तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन वो जो नहीं जानते हैं वो ये है कि भले ही पैरामाउंट यूनियन कपूर फैमिली को बर्बाद कर सकता है, लेकिन वो अग्रवाल फैमिली के साथ डील करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इतना कहने के बाद कैटवुमन पलक झपकते उस रूम से गायब हो गई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि खुद ध्रुव को भी समझ में नहीं आया कि वो कब और कैसे वहाँ से चली गई। खैर, ध्रुव ने इतना ध्यान नहीं दिया और कैफे से बाहर आ गया, जहाँ अनिका उसका इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बिना रहा नहीं जाता है क्या? मुझे बस तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं तुम पर नजर रखने के लिए आई थी। खैर, जाने दो, तुमसे बात करना बेकार है। मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन थी? कैसे बताऊं? एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान थी। तो फिर उससे इतनी देर तक बातें क्यों कर रहे थे? वो जानती थी कि निहाल के साथ क्या हुआ है, इसलिए हमने आपस में एक डील की है। मैंने उसे अपना समय दिया और बदले में उसे जो कुछ भी पता था वो उसने मुझे बता दिया। वैसे क्या निहाल वाकई में इतना ज्यादा कमाल का है? उस लड़की ने मुझे बताया है कि निहाल के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी काबिलियत है। वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि एक समय था जब गिल एंटरप्राइजेज में निहाल को लेकर जंग सी छिड़ गई थी। मैं गिल एंटरप्राइजेज में इतने साल से हूँ और इसलिए ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि गिल एंटरप्राइजेज एंड फैमिली का हर एक मेंबर बहुत ही गहरा और स्टेडी इंसान है। लेकिन सिर्फ एक निहाल के लिए गिल फैमिली में इतना तमाशा हो गया था। मैंने वाकई में एक इंसान के लिए उन्हें इस तरह से लड़ते हुए कभी नहीं सुना था। इनफैक्ट वो लोग तो कभी किसी लड़की के लिए भी नहीं लड़े थे। अनिका की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और वो कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर निहाल वाकई में अपनी जान का इस्तेमाल कर एक ट्रैप सेटअप करना चाहता था तो वो ट्रैप किस तरह का होगा। लेकिन एक बात के लिए तो ध्रुव श्योर था कि जिस तरह का भी ट्रैप होगा वो बिना किसी शक के उतना सिंपल तो नहीं होगा। पर फिलहाल ध्रुव को इस बात की चिंता नहीं थी और इसीलिए फिलहाल इस मामले के बारे में ज्यादा सोचे बिना उसने बस सीधे शगुन को फोन लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ इस समय शगुन बेदी फैमिली के घर के पास मौजूद हिल के फुट पर मौजूद थी और बस आधी होश में थी। ये जो फीलिंग वो महसूस कर रही थी वो ड्रग्ड होने की फीलिंग से कहीं ज्यादा अलग थी। शगुन जानती थी कि वो इस समय ड्रग्ड है, लेकिन फिर भी वो उसी डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। और तो और वो जितना आगे की तरफ बढ़ रही थी उसे अपनी बॉडी उतनी ही ज्यादा गर्म महसूस हो रही थी और उसे उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसे अपने कानों में कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं। अचानक से शगुन के ऊपर एक लाइट पड़ी और वो तुरंत ही अपने हाथों से अपनी आंखों को कवर करने लगी। वो हेडलैम्प सीधा शगुन पर पॉइंटेड था और उसकी तरफ देखने में शगुन को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, पर शगुन चाहकर भी अपने हाथों से उस लाइट को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी। बाद में जब शगुन ने पीछे पलट कर देखा तब उसने नोटिस किया कि उसकी माँ वाकई उसके साथ नहीं थी। शगुन ये देखकर घबरा गई और तुरंत ही अपना फोन निकाला ताकि वो ध्रुव को फोन लगा सके। इत्तेफाक से इससे पहले कि शगुन ध्रुव को फोन लगा सके, ध्रुव का ही फोन उसे आ गया। शगुन अपने फोन में आंसर का बटन दबाना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी उसे दबा नहीं पा रही थी। उसके हाथ उस ड्रग को लेकर खास तौर पर सेंसिटिव थे और इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उसे अपने पूरे शरीर में इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि उसका दिल कर रहा था कि वो अपने सारे के सारे कपड़े फाड़ कर फेंक दे। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। शगुन चाहकर भी ध्रुव का फोन नहीं उठा पाई थी। उसके हाथ कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे और उसे अपनी बॉडी में केवल एक सनसनाहट सी महसूस हो रही थी। और फिर अगले ही पल शगुन का फोन उसके हाथों से छूटकर हिल से नीचे की तरफ गिर गया। अपने मोबाइल फोन के गिरने के बाद जब शगुन को लगा कि अब वो ध्रुव को कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, उसी समय उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो खुद भी उस हिल से नीचे गिर गई थी। सर देखिए। जाने दो उसे, जल्दी क्या है? वैसे भी वो जिस हालत में है उस हालत में वो कितनी ही दूर भाग पाएगी। पहले देखते हैं कि वो कितना दूर भाग सकती है और फिर हम उसके पीछे जाएंगे।
भाग लो शगुन, तुम्हें जितना भागना है, लेकिन आज की रात तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आएगा। आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि निराशा और बेइज्जती क्या होती है। सुदीप के दिमाग में बहुत से खौफनाक ख्याल घूम रहे थे जो कहीं से भी नेक नहीं थे। और रही बात शगुन की, तो हिल साइड से गिरने के बाद उसकी बॉडी हर तरफ घाव से भर गई थी। शगुन को इस समय इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि दर्द की वजह से वो रोने लगी थी। इनफैक्ट उसके लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो कोशिश करते हुए किसी तरह से खड़ी हुई और नोटिस किया कि उसका फोन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। घबराहट में फिर शगुन लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ भागने लगी। उसकी बॉडी पर लगे हुए घाव उसकी गोरी स्किन को लगातार लाल रंग का बनाते जा रहे थे। कुछ घंटों के बाद सुदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे चीजें इस तरह से अचानक से बदल गई थी। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। शगुन इस समय नशे की हालत में थी और इसीलिए सुदीप के आदमी उसे पकड़ने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी ना तो सुदीप ने अभी तक शगुन को हाथ लगाया था और ना ही उसके आदमियों ने। इनफैक्ट उसके कुछ करने से पहले ही पता नहीं कैसे वहाँ पर ध्रुव पहुँच गया था। दरअसल जब शगुन का फोन नहीं लगा था तब ध्रुव को ऐसा लगा जैसे शगुन किसी खतरे में है और इसीलिए उसने तुरंत ही जसविंदर को शगुन का पता लगाने के लिए भेज दिया था। और ध्रुव के भरोसे पर खरा उतरते हुए जसविंदर ने ध्रुव को सारी इन्फॉर्मेशन लाकर भी दे दी थी। हालांकि ये इतना आसान नहीं था और शगुन तक पहुंचने के लिए ध्रुव को भी अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी थी। सिल्वी को धमकाना, उसे जबरदस्ती उठाकर हिल की उस तरफ ले जाना जहाँ पर शगुन गिरी थी और सिल्वी से सारी सच्चाई उगलवाना, ये सब ध्रुव के शगुन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों के ही हिस्से थे। लेकिन ध्रुव के वहां पर पहुंचने के बाद भी सुदीप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट था कि ध्रुव अभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आफ्टर ऑल शगुन उसके कब्जे में थी और सुदीप को पूरा भरोसा था कि इस समय अगर वो ध्रुव से सुसाइड करने के लिए भी कहेगा तब भी शगुन को बचाने के लिए ध्रुव ऐसा जरूर करेगा। पर फिलहाल उसे ध्रुव की जान नहीं चाहिए थी, बल्कि उसे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ध्रुव की पोजीशन चाहिए थी। पर शायद सुदीप ने या तो खुद को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था या ध्रुव को अंडर एस्टिमेट, क्योंकि अचानक से ही बाजी पूरी तरह से पलट गई थी। और इस समय सुदीप की आंखों के सामने जो नजारा था उसे देखकर उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ध्रुव न सिर्फ उसके सामने खड़ा हुआ था बल्कि ध्रुव के आदमियों ने सुदीप और उसके आदमियों को चारों तरफ से घेर भी लिया था। सुदीप को लगा था कि ध्रुव के पास केवल निहाल ही है जो बहुत ज्यादा काबिल और टैलेंटेड है, लेकिन अब सुदीप को ये समझते देर नहीं लगी कि ध्रुव के पास न सिर्फ निहाल जैसा टैलेंटेड इंसान है बल्कि उसके पास जसविंदर, तेजा, पिंटू और मिस्टर जोश जैसे भी लोग हैं जिनकी वजह से सुदीप का सारा खेल बिगड़ गया था। और अब सुदीप ध्रुव के कदमों में पड़ा हुआ था जहां उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो इस समय बुरी तरह से घायल था, लेकिन घायल होने से कहीं ज्यादा वो इस समय शॉक्ड था और उसे चाह कर भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। और रही बात उसके आदमियों की, तो उन सभी को जसविंदर ने ऑलरेडी जान से मार गिराया था। सुदीप की बॉडी लगातार ऐसे कांपने लगी थी मानो उसने अपनी आंखों के सामने नर्क का कोई राजा देख लिया हो। और इससे पहले कि सुदीप कुछ समझ पाता, अगले ही पल वहाँ पर एक तेज स्मैश की आवाज आई और ध्रुव ने अपने हाथ में मौजूद पेड़ के तने को सीधा सुदीप के पेट में भोंक दिया। ध्रुव के इस वार से सुदीप उड़ता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा और एक बैंग की आवाज के साथ वो अपने पीछे पड़े पत्थर पर टकरा गया और उसका सिर बुरी तरह से घायल हो गया था। Damn it! ये क्या आदमी है? ऐसे बेरहमी से कोई किसी को मारता है क्या? इस तरफ जमीन पर शगुन पड़ी हुई तड़प रही थी और उसके मुंह से केवल ध्रुव का ही नाम निकल रहा था। ध्रुव, ध्रुव मुझे बचा लो मुझे। डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर, तुम अकेली नहीं हो, मैं आ गया हूँ ना। सुदीप इस तरफ वहीं जमीन पर ही पड़ा हुआ था और चाहकर भी वो अपने पेट में होने वाले दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुछ मिनटों के बाद सुदीप फाइनली होश में आ गया था। वो इस समय सिर से लेकर पांव तक ऐसे पसीने से भीगा हुआ था जैसे मानो वो अभी अभी नहा कर आया हो। ध्रुव, शगुन, मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा और तुम चिंता मत करो, मैं इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। सुदीप ने ये बात अपने चेहरे पर झूठी स्माइल और कामनेस के साथ कही थी, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर अभी भी नजर आने वाले खतरनाक एक्सप्रेशंस और उसकी आंखों में सवार खून ने सुदीप को ये बता दिया था कि उसकी किसी भी बात का ध्रुव पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी या तुम्हारे जैसे किसी की भी सपोर्ट की जरूरत है? ध्रुव की बात सुनकर सुदीप घबरा गया था। ध्रुव, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है ना? आफ्टर ऑल हर किसी को खूबसूरत लोग पसंद होते हैं और अगर मैं शगुन में इंटरेस्टेड हूँ तो इसमें बुराई क्या है? इसके अलावा शगुन ने कभी भी सामने से ये नहीं माना कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, और तो और उसकी माँ सिल्वी भी मुझे ज्यादा पसंद करती है। सुदीप अपनी बात पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था और अगले ही पल एक आदमी की कलाई जितनी मोटी पेड़ की टहनी स्वश की आवाज के साथ सीधा सुदीप की बॉडी में जा लगी थी। सुदीप दर्द में कराहता हुआ एक बार फिर से नीचे जमीन पर गिर गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जान से मारने की? मेरी मॉम ने मुझ पर आज तक हाथ भी नहीं उठाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? ध्रुव, अगर तुमने मुझे जान से मारने की हिम्मत भी करी तो अग्रवाल फैमिली तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे लिए एक एम्बुलेंस बुलाओ।
जल्दी करो। पर ध्रुव पर सुदीप की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसकी आंखों में अभी भी पहले जितनी ही बेरहमी मौजूद थी। सुदीप अभी भी सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि वो थोड़ा बहुत ध्रुव के काम का था, नहीं तो ध्रुव ने कब का उसे जान से मार डाला होता। ध्रुव फिर शगुन के करीब बैठकर ध्यान से उसे ऑब्जर्व करने लगा और अचानक से ही उसकी भौएं सिक उड़ गई। उसकी वजह ये थी कि जो ड्रग शगुन को दिया गया था वो बाकी ड्रग्स से थोड़ा अलग था। सिर्फ एक बात पूछूंगा, एंटीडोट कहाँ पर है? सुदीप की नजरों में ध्रुव इस समय किसी शैतान से कम नहीं था। वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने ध्रुव को एंटीडोट के बारे में नहीं बताया तो ध्रुव जरूर ही उसे जान से मार डालेगा, पर फिर भी वो एक आखिरी दांव खेलना चाहता था। मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ ध्रुव की मैं गलत हूँ, लेकिन इससे पहले कि सुदीप अपनी बात को खत्म कर पाता, ध्रुव उसका हाथ ऐसे तोड़ देता है मानो वो जमीन से घास उखाड़ रहा हो। ध्रुव की इस हरकत की वजह से सुदीप के मुंह से दर्दनाक चीख निकली और वो जमीन पर बिना रुके लौटने लगा। उसकी स्ट्रेंथ कहीं से भी ध्रुव की स्ट्रेंथ के बराबर नहीं थी। मुझे सच में नहीं पता। ये ड्रग मुझे अग्रवाल फैमिली ने दी थी, उन्हें ही इसकी एंटीडोट के बारे में पता होगा। सुदीप भले इस समय दर्द में कराहते हुए सब कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी बात का मतलब साफ था। वो ध्रुव को बता रहा था कि अगर ध्रुव के अंदर दम है तो वो जाकर खुद अग्रवाल फैमिली से निपटे। मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। तुम एक स्मार्ट इंसान हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि अग्रवाल फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें जान से मारने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ? इससे पहले कि सुदीप रिएक्ट कर पाता, ध्रुव ने जमीन पर पड़े हुए फोन को सुदीप की तरफ किक कर दिया। फोन लगाओ। क्या? किसे? अग्रवाल फैमिली में फोन लगाओ, जिससे भी तुम्हें सही लगे। तुम पागल हो गए हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि वो लोग तुम्हारे आखिरी शब्द सुन लें। ध्रुव की बात सुनकर सुदीप शॉक्ड रह गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे।